हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लैंड में राजतंत्र को बनाए रखने के कारणों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंग्लैंड को संसदीय प्रजातंत्र का जन्मदाता माना गया है। वर्तमान समय में लगभग सभी देशों में प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली है, लेकिन इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहां प्रजातंत्र के साथ साथ आज भी राजतंत्र विद्यमान है। और हम ये जानते हैं कि जो राजतंत्र और प्रजातंत्र है, ये दोनों एक दूसरे से विपरीत शासन प्रणालियां हैं। प्रजातंत्र का अर्थ होता है प्रजा का शासन, जिसमें शासन संबंधी समस्त शक्तियां जनता में निहित होती हैं, और राजतंत्र का अर्थ होता है राजा का शासन, जिसमें एक व्यक्ति की स्वेच्छाचारी शक्तियों का शासन होता है। तो ऐसे में इंग्लैंड में प्रजातंत्र के साथ साथ राजतंत्र को भी अभी तक बनाए रखा गया है। उसके क्या कारण हैं? प्रजातंत्र को अपनाने के बाद, प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली को अपनाने के बाद इंग्लैंड में राजतंत्र को समाप्त क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ब्रिटेन में लोगों ने कभी भी राजतंत्र की इस संस्था को समाप्त करने के लिए कोई आंदोलन नहीं चलाया, कभी कोई मांग नहीं की। तो वर्तमान प्रजातंत्रीय युग में राजतंत्र को इंग्लैंड में जो बनाए रखा गया है स्थायी रूप से, उसके क्या कारण हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट है इसमें अंग्रेजों का रूढ़िवादी स्वभाव, कि जो इंग्लैंड के लोग हैं वे रूढ़िवादी हैं। इंग्लैंड का जो संविधान है वो 1300-1400 साल पुराना है, और सबसे बड़ी बात कि यह संविधान अलिखित है, कहीं भी एक पुस्तक के रूप में हमें उपलब्ध नहीं हो सकता। तो एक अलिखित संविधान इतने लंबे समय से कार्य कर रहा है, किस आधार पर कर रहे हैं? रीति रिवाजों और परंपराओं के आधार पर, इसी रूढ़िवादी स्वभाव के आधार पर, कि जो अंग्रेज हैं वो रूढ़िवादी हैं। वो अपनी प्राचीन रीति रिवाज हैं, प्राचीन संस्थाएं हैं, प्राचीन विचार हैं, उनको पूरी तरह से वो नष्ट नहीं करना चाहते, बल्कि उनको जीवित रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं। अंग्रेजों का ये जो रूढ़िवादी स्वभाव है, इसी कारण से ही इंग्लैंड में राजतंत्र आज तक स्थिर है, बना हुआ है। और इसके जो उदाहरण हैं हमें इंग्लैंड का जो राजनीतिक इतिहास है उसमें भी मिलते हैं। जैसे 1649 में जब संसद के आदेशों के अनुसार चार्ल्स प्रथम जो सम्राट था उसको कत्ल कर दिया गया था, और उसके बाद क्रामवेल के अधीन इंग्लैंड में गणतंत्र स्थापित किया गया था। मात्र 11 वर्ष के पश्चात इंग्लैंड की संसद ने चार्ल्स द्वितीय को इंग्लैंड के सिंहासन पर सुशोभित कर दिया, माने फिर से सम्राट का जो पद है वो अस्तित्व में आ गया। इसी तरह से 1688 में जेम्स द्वितीय इंग्लैंड का सम्राट था, और वो बहुत अत्याचारी था। उस समय संसद जो थी वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थी, आंदोलन भी चल रहे थे। जेम्स द्वितीय के अत्याचारों से जनता परेशान थी, और जनता ने, इंग्लैंड की जनता ने जेम्स द्वितीय के विरुद्ध क्रांति कर दी, और जेम्स द्वितीय इंग्लैंड का सिंहासन छोड़कर फ्रांस चला गया। ये जो 1688 की क्रांति है, इसको गोल्डन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, शानदार क्रांति। क्रांति का अर्थ होता है खून खराबा, लेकिन ये इतिहास की एक ऐसी क्रांति है जिसमें खून खराबा नहीं हुआ। जेम्स द्वितीय के अत्याचारों के विरुद्ध क्रांति हुई थी, जेम्स द्वितीय ही भाग गया तो क्रांति भी समाप्त हो गई। तो उस समय संसद ने विलियम, जो कि सम्राट के पद का नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी था, विलियम और उसकी पत्नी मेरी को विदेश से बुलवाया और इंग्लैंड के राज सिंहासन पर बिठाया। तो इंग्लैंड में राजतंत्र को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए इंग्लैंड के लोगों को 2 बार अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन वहां की जनता ने दोनों ही बार ऐसा नहीं किया, माने वो राजतंत्र को, राजा के पद को बनाए रखना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो समय था जब अंग्रेज लोग सम्राट की शक्तियों को सीमित करने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे।
तो वास्तव में अंग्रेजों का जो रूढ़िवादी स्वभाव है, इसी कारण से उन्होंने राजतंत्र समाप्त नहीं किया, बल्कि लोकतंत्र के साथ उसका सामंजस्य बिठा दिया। उन्होंने इस राजतंत्र, ये जो सम्राट की संस्था थी, राजतंत्र का प्रतीक, इसमें कुछ ऐसे परिवर्तन किए कि जो निरंकुश राजतंत्र था वो संवैधानिक सीमित राजतंत्र के रूप में बदल गया। माने राजा का पद तो बनाए रखा, सम्राट का पद बनाए रखा, लेकिन जो उसकी शक्तियां थी वो सीमित कर दी। तो जो ब्रिटेन की जनता है, राजतंत्रीय व्यवस्था से वो भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है इसमें अंग्रेजों में गणतंत्रीय भावना का अभाव। इंग्लैंड में राजतंत्र के अस्तित्व के स्थिर रहने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि इंग्लैंड के लोगों में गणतंत्रीय भावना का अभाव है। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है कि जो देश का सर्वोच्च पद है उस पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित व्यक्ति आसीन होगा। माने जनता चुनेगी जिसे, वही उस सर्वोच्च पद पर आसीन होगा। ऐसे देश को गणतंत्रीय देश कहा जाता है। तो ये गणतंत्रीय भावना अंग्रेजों में नहीं है। वो मनोवैज्ञानिक रूप से खुद को देश के निर्वाचित हुए मुखिया के अधीन समझने की कल्पना करने से भी डरते हैं। जो राजतंत्र की संस्था है, शताब्दियों से वहां स्थित है। ये संस्था उनकी नस नस में अपना प्रभाव स्थापित कर चुकी है। 1936 में जब एडवर्ड अष्टम ने इंग्लैंड का सिंहासन छोड़ा था, तो कुछ लोगों ने ये मांग उठाई थी कि इंग्लैंड को गणतंत्र बना दिया जाए। लेकिन ये जो लोगों की मांग थी वो थोड़े से लोगों की ही मांग बनकर रह गई। ज़्यादा जन समर्थन इस मांग को नहीं मिला और थोड़े ही दिन में ये आवाज़ अपने आप ही समाप्त हो गई। इंग्लैंड में अनेकों बार राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन हुए हैं। वहाँ साधारण लोगों की ओर से ऐसा कभी कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ जब लोगों ने राजतंत्र को समाप्त करके इंग्लैंड को गणतंत्र बनाने की मांग की हो। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है, इंग्लैंड के जो लोग हैं वो रूढ़िवादी हैं और उनमें गणतंत्रीय भावना का अभाव है। नेक्स्ट है इसमें संसदीय शासन प्रणाली के लिए। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में देश में दो मुखिया होते हैं, एक राज्य का मुखिया और एक सरकार का मुखिया, एक नाम मात्र का मुखिया और एक वास्तविक मुखिया। तो संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र के संवैधानिक मुखिया का होना जरूरी है। तो इस नाम मात्र संवैधानिक मुखिया के नाम पर ही जब शासन चलाया जाना है, तो जो इंग्लैंड का सम्राट है वो नाम मात्र का संवैधानिक मुखिया है वहाँ पर। यदि वहाँ राजतंत्र को समाप्त कर दिया जाए तो इंग्लैंड के लोगों द्वारा फिर से एक जो व्यवस्था है वो बदलनी पड़ेगी। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था वहाँ करनी पड़ेगी और फिर इस नए पद के लिए जो शक्तियाँ हैं वो नए सिरे से निश्चित करनी पड़ेंगी। अब राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था करने से इंग्लैंड का जो सारा संवैधानिक ढांचा है एक बार उसमें परिवर्तन आ जाएगा, एक उथल पुथल हो जाएगी और इंग्लैंड की जो सभी राजनीतिक विरासतें हैं उनके बिखरने का भी एक खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और फिर एक प्रश्न ये भी उठता है कि जब इंग्लैंड को नाम मात्र संवैधानिक मुखिया चाहिए, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली की यह अनिवार्यता है, तो फिर राजतंत्र को समाप्त करके निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था करने से इंग्लैंड के लोगों को कौन सा कोई बड़ा राजनीतिक लाभ प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ निर्वाचित राष्ट्रपति किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंधित होगा। उसके जो कार्य हैं, उसके जो निर्णय हैं वो दलगत राजनीति से मुक्त नहीं होंगे। इसके विपरीत जो सम्राट है वो दलीय राजनीति से ऊपर है, निष्पक्ष है और ऐसा जो निष्पक्ष नाम मात्र का संवैधानिक मुखिया है वो अपनी संसदीय शासन प्रणाली में जो भूमिका है
वो अधिक उपयोगी और सुंदर तरीके से निभा सकता है। नेक्स्ट है इसमें सम्राट का राजनीति रहित स्वरूप। इंग्लैंड की शासन प्रणाली में जो सम्राट का अस्तित्व है वो शासन को स्थिरता प्रदान करता है। एक सम्राट जीवन भर राज सिंहासन पर विराजमान रहता है और उसके शासनकाल में अनेकों मंत्रिमंडल बनाए जाते हैं। कई सरकारें आती हैं, कई सरकारें जाती हैं। भिन्न भिन्न राजनीतिक दल शासन की बागडोर संभालते हैं और इस तरह से सम्राट को शासन संबंधी बहुत ही अधिक अनुभव प्राप्त होता रहता है। और ऐसा जो ज्ञान का भंडार है, ऐसे ज्ञान के आधार पर एक जो सूझवान सम्राट है वो मंत्रिमंडल को अपने अस्तित्व का अनुभव करा सकता है। सम्राट राजनीतिक और प्रशासकीय ज्ञान का जो भंडार उसके पास है उससे मंत्रिमंडल को लाभान्वित कर सकता है और राजतंत्र को समाप्त करने से जो इंग्लैंड के मंत्री हैं व्यावहारिक रूप से जो शक्तियों का प्रयोग करते हैं संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, तो वो सम्राट के जो लंबे समय के अनुभव हैं उनके लाभों से वंचित हो जाएंगे। सम्राट का जो राजनीति विहीन स्वरूप है यही उसके अनुभव को अधिक विश्वासपूर्ण बनाता है। सम्राट की ओर से जो परामर्श दिए जाते हैं वो दलगत राजनीति से मुक्त होने के कारण ही अधिक महत्व और प्रभाव रखते हैं। नेक्स्ट है इसमें सम्राट राष्ट्रमंडल की एकता का प्रतीक है। राष्ट्रमंडलीय देश कौन से हैं? ये वो देश हैं जो कभी ब्रिटिशों के अधीन थे, जिन पर ब्रिटिशों ने कब्जा कर रखा था, जो उपनिवेश थे। जब वो स्वतंत्र हो गए तो वो सभी जो देश हैं वो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। वर्ष में एक बार इनकी बैठक होती है और जो सम्राट है, इंग्लैंड का सम्राट, वो इस बैठक की अध्यक्षता करता है। और राष्ट्रमंडलीय जो देश हैं इनकी समस्याएं लगभग एक जैसी हैं। तो उस मीटिंग में जो वर्ष में एक बार इनका अधिवेशन होता है, ये अपनी समस्याएं डिस्कस करते हैं, व्यापार के लिए या अन्य जो भी इनको एक दूसरे से सहयोग चाहिए उस पर चर्चा करते हैं। तो ऐसे में जो सम्राट है वो इन राष्ट्रमंडल के देशों की एकता का प्रतीक है, क्योंकि यदि इंग्लैंड का मुखिया कोई निर्वाचित किया हुआ प्रधान होता तो राष्ट्रमंडल के जो देश है उन्होंने स्थायी मुखिया के रूप में फिर उसे स्वीकार नहीं करना था और ना ही इंग्लैंड के उपनिवेशों के जो लोग हैं वो उसके प्रति विश्वास, श्रद्धा और भक्ति की भावना प्रकट कर सकते थे। वर्तमान समय में क्योंकि जो सम्राट है वो दलगत राजनीति से मुक्त हैं, इसलिए जो राष्ट्रमंडलीय देश है वो इसकी अध्यक्षता को स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से जो सम्राट है वो एकता का एक ऐसा प्रतीक है जो राष्ट्रमंडल को छिन्न भिन्न होने से बचा रहा है। इसके बाकी के जो तर्क हैं राजतंत्र को बनाए रखने के, उन पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।